शामिल कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, ये जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है, इसने मुआशरती इक़दार के हवाले से बहुत से सवालात खड़े किए हैं। और फिर इसके बाद जो एक और वीडियो सामने आई है जिसमें भी ज़्यादा गम गुस्सा अवाम में पाया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नौजवान नस्ल है इसकी तबाह होती हुई अखलाकियात की वजूहात क्या हैं और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। बुनियादी नक्स क्या है? क्या असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत का नक्स है? क्या हम एक ऐसी नौजवान नस्ल तैयार कर रहे हैं, या फिर हमारा कानून कमज़ोर है, या हुकूमत की ये जिम्मेदारी है? ये वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं? एक तो हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरा, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें, और ये इजलास कुछ ऐसा पहले जो सबराही इजलास हुआ था उसमें कहा गया था कि 21 तारीख को पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा और ये स्टीयरिंग कमेटी शेड्यूल तय करेगी जलसों का। तो आज इस कमेटी ने यही किया है, इन्होंने आइंदा दिनों में जो जलसे होने जा रहे हैं उसका एक शेड्यूल तय किया है, लेकिन अनाउंस नहीं किया और कहा है कि यह 28 तारीख को सबराही इजलास होगा, उसमें इन फैसलों की तौसीक होगी, उसके बाद ये अनाउंस किए जाएंगे। तो पीडीएम की स्ट्रैटेजी दरअसल है क्या? समझ आती है कि पीडीएम क्या करना चाह रही है, पीडीएम के अहदाफ क्या हैं और पीडीएम के जो इजलास हो रहे हैं इनसे क्या हासिल करना मकसूद है। इसके बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज हम फिर दोबारा बात करेंगे। प्रोग्राम में शहबाज शरीफ ने एक तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, एक मुश्तरका इजलास जिसमें इस अफगानिस्तान के मामले पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें तय होना बाकी हैं पाकिस्तान की हिकमत अमली की जिसमें शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ें हैं जिसमें यकसुई होना ज़रूरी है। और फिर जो अफगान मुहाजिरिन के हवाले से बात हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो ये है, और अमेरिका को भी मोहित यूसुफ साहब कहकर आए हैं कि हम अफगान तालिबान का बोझ नहीं सहार सकते। और शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि कोई अफगान जो मुहाजिरिन हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो फिर सवाल यह है कि क्या 7 लाख पाकिस्तानी मुहाजिरिन के लिए क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है? सोर्सेज से चीज़ें सामने आ रही हैं, और अगर हो रहा है तो क्या पाकिस्तान 7 लाख मुहाजिरिन का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि अगर मुहाजिरिन सरहद पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इस सिलसिले में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? तो ये तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ ओरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तजज़ियाकार, और साहब बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक साहब मौजूद है हमारे साथ, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। नासिर बख्शुताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, और डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ तमाम सीनियर तजज़ियाकारों का एक पैनल मौजूद है, और ओरिया साहब से मैं आगाज़ करूँगा। ओरिया साहब, ये जो 2 वाक़यात हमारे सामने आए और गुज़श्ता रोज़ एक और वीडियो सामने आ गई, मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या हुआ, ये अभी अगरचे इसमें कई चीज़ों का तयन होना बाकी है, मामला अदालत में है, आज कुछ जो है वो मुल्ज़िमान अदालत में पेश भी किए गए हैं, और फिर ये शनाख्त परेड का एक अमल भी होगा, ये सारी चीज़ें भी होनी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वाक़यात हो रहे हैं और जो अफसोसनाक वीडियो सामने आ रही हैं, क्या आप नौजवान नस्ल की अखलाकी पस्ती और मुआशरती इक़दार की तबाही की जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? बुनियादी नक्स कहाँ है? वालिदैन की तरबियत में है, असातिज़ा की तरबियत में है, स्कूल इस पर फोकस नहीं कर रहे, कानून कमज़ोर है, क्या समझते हैं आप, क्या मसला है? देखिए, 2004 से लेकर 2007 तक ये पूरा इलाका, लाहौर का किला और ये पाची मस्जिद और सारा कुछ इलाका जो था, ये मैं डीजी आर्कियोलॉजी था, ये मेरे ज़ेरे उसमें इंतजाम रहा है। और कभी ऐसी कोई वाक़यात की इस तरह की सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी जैसी आज आपने मुझे बताई है। आप सवाल करते हैं वालिदैन की तरबियत, कभी आपने मीडिया पे गौर किया है कि आपने ऑनस्लॉट क्या किया है पूरे मुल्क के अंदर? मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है, और उस 2007 में मैंने आखिरी ड्रामा लिखा था। 2007 से लेके आज तक का ड्रामा निकाल के दिखाने, गटर में डालने के काबिल है। भांजी का अफेयर भाई मामू के साथ चल रहा है, चचा का अफेयर भतीजी के साथ चल रहा है। आपको सोच नहीं सकते कि कितनी गंदगी और गलादत आपने भरी है इन 20 सालों के अंदर। ये जो टिकटॉक है, जिनकी ये सारी की सारी हीरोइंस हैं, ये आप अपनी 15 साल की 16 साल की बच्ची को पकड़ा दे, 7 साल की बच्ची को पकड़ा दे, आप फौरन खींचेंगे जिसमें है क्या? गालियां उसके अंदर मौजूद हैं, गलास्ते उसके अंदर मौजूद हैं, पोर्नोग्राफी उसके अंदर मौजूद है। ये सारा कुछ किसने दिया? मैंने किया। किसकी अपना खता है? वालिदैन की। 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, वालिद है, वालदा है, भाई है, बहन है। इन 5 मेंबर्स के दरमियान एक लड़की ये मोबाइल हाथ में पकड़ती है या लड़का पकड़ता है और एक गंदा लतीफा अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करता है, या वो गंदा लतीफा रिसीव करके पढ़ता भी है
और उसी महफिल में बैठा होता है। एक उसके साथ पांचवा मेंबर आ गया है टीवी। उस टीवी के अंदर आपने वो तमाम अखलाकी हदूद पार की हैं। मैंने एक बार सवाल किया था कि पाकिस्तान का मॉडर्न तरीन घर मुझे बताएं कि जिस घर के अंदर ड्राइंग रूम में लोग बैठे हुए हों और एक औरत, खा वो बेटी है, खा बहन है या मां है या कोई है, वो बाथरूम से निकलती है और अपनी टांग दिखा के कहती है कि फलां क्रीम ने मेरी टांगें इतनी नर्म मुलायम कर दी हैं। कभी किसी घर में होता है, लेकिन स्टार में होता है। इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजिंग द सिचुएशंस, इमेजेस। उसको कल फिर अगले दिन उसको इसका ध्यान नहीं रहता, फिर किसी और तरफ चल पड़ता है। हमने उन लोगों, अच्छा फिर जिन माशरों में ये हुआ है वहां साथ साथ अवेलेबिलिटी भी थी। वो रात को नाइट क्लब में भी चले जाते थे, वो जाके अपना रिलेशनशिप भी रख लेते थे। उनके यहां और किस्म के तलकात भी मौजूद थे। उनके यहां मसाज पार्लर्स की लिस्ट भी मौजूद थी। उनके यहां जनाबिल रजा के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं थी। आपने एक तरफ पूरा माशरे के अंदर घुटन पैदा की, सही है जी, घुटन पैदा की, और ऊपर से ये बम बना के अपने माशरे में छोड़ दिए। आप मुझे बताएं किसका काम था इसको ड्रामों को देखने का? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पैमरा का, किसका काम था? टिकटॉक का। आज आप टिकटॉक बंद करने चले 80 के 80 चैनल खड़े हो जाएंगे, वो टिकटॉक बंद कर रहे हो। क्या टिकटॉक से पीएचडी पैदा हो रहे हैं? क्या टिकटॉक से आइंस्टाइन पैदा हो रहा है? क्या फेसबुक से जनाब मैडम क्यूरी पैदा हो रही है? क्या फेसबुक से सुकरात निकल रहा है? नहीं, हमने सब कुछ किया है, जो कुछ किया है अब भुगतेंगे इस चीज। अच्छा, बिल्कुल सही है सर, लेकिन मसला इसमें एक बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मसला यह है कि किसी भी चीज को बंद करना, हम टिकटॉक को बंद करेंगे तो एक और ऐप आ जाएगी, लाइकी है, उस पर चले जाएंगे, स्नैक वीडियो पर चले जाएंगे। आप उनको बंद करेंगे तो आप सोशल मीडिया की दूसरी ऐप्स पर आ जाएंगे, व्हाट्सएप पर क्या कुछ हो रहा है, फिर आप फेसबुक पर क्या कुछ हो रहा है, यूट्यूब पर है, आप कितनी साइट्स को बंद करेंगे? ये बढ़िया, आप सोशल मीडिया के सारे इदारों को बड़ी अजीबोगरीब हाल है जी। ये बड़ी अजीबोगरीब मंतक है कि मलेरिया हो रहा है, आप कितने तालाबों पे जाके आप स्प्रे करेंगे? एक तालाब को करेंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी, मलेरिया आ जाएगा, फला आ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वो मलेरिया के लिए मच्छर जो है उसे मारना जरूरी नहीं है? आप तय कर लें कि आपने कितना करना है और आप बंद कर सकते हैं। ये कोई मंतक नहीं है, एक आ जाएंगे वो आ जाएंगे, और जितने आते हैं उतने तो बंद करो। आप तो उतना भी बंद है, आप तो कहते हैं नहीं, आने दो आने दो आने दो, खोलो। अब सही है, लेकिन सर वो तो मैं गुफ्तगू जरा, आप बिल्कुल ठीक है, आपने सोशल मीडिया के, सही है, आपने सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी तो ड्रामे के कंटेंट पर सवाल उठाया ना, और फिर आपने जो टेलीविजन पर चलने वाले इश्तहारात के कंटेंट पर भी सवाल उठा दिया। लेकिन मसला यह है कि नासिर बेग चुगताई साहब, आप सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, इश्तहारात को, ड्रामे के कंटेंट को, फिल्म के कंटेंट को इसका साथ जिम्मेदार समझते हैं नई नस्ल की अखलाकी पस्ती की, या ये मनासिर जो हमने पहले नहीं देखे पाकिस्तानी मुआशरे में हम देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप इसको किसको समझते हैं? मेरा अपना ख्याल है कि ये मनाजिर पहले भी आते रहे, और अगर आप माजी में चले जाएं तो उससे पहले भी आपको दिखाई नहीं दिए थे ये, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी नहीं आया। सोशल मीडिया जब आया है उसने आपको दिखाना शुरू किया है ये, और चैलेंज किया उसने मेन स्ट्रीम मीडिया को कि आप भी दिखाओ, अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपकी बाजार में कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये पहले भी हुए, तो माइंड सेट का मंटो को पढ़ लें, रशीद सिद्दीकी को पढ़ लें, उससे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लें, सबको पढ़ते चले आए तो आपको एक खास माइंड सेट नजर आएगा। 47 में क्या हुआ, जब वो महाजरत हो रही थी, लोग काफिले हिजरत कर रहे थे, तो सिखों ने क्या किया हमारी खवातीन के साथ, सबको पता है। ठंडा गोश्त पढ़ लें आप, किताबों में दर्ज है। लेकिन क्योंकि उस वक्त वीडियो नहीं था, उस वक्त कंट्रोल मीडिया था, अब ये बेमहार मीडिया है। ये एक ऐसा मीडिया है कि जो एक बावले ऊंट की तरह घुस गया है माशरे के अंदर, और जो चीज़ उठाकर आपको दिखा रहा है वो कि ये आपके यहाँ नासूर पलना है, ये आपके यहाँ माइंड सेट है, ये आपके यहाँ नाम निहाद मर्दानगी है, इसको मर्दानगी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कसूर ना हमारा है ना किसी और का है, कसूर सैटेलाइट का है, कसूर हवाओं का, फिजाओं का है। शेख रशीद साहब ने मुशर्रफ साहब, सैयदी मुशर्रफ के ज़माने में फरमाया था कि आप हवाओं पर काबू नहीं कर सकते, आप हवाओं पर काबू नहीं कर सकते। अगर आप कोई सिस्टम बदल करते हैं, एक सिस्टम मौजूद है, ऑर्डिनरी सिस्टम मौजूद है, इसके जरिए लोग बाईपास कर जाते हैं आपकी पाबंदियों को। ये मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, एक सिस्टम ऐसा मौजूद है कंप्यूटर के अंदर ही कि आप जितनी पाबंदियां लगाएंगे
जितनी रुकावटें खड़ी करेंगे वो सब खत्म करके वो उसमें घुस जाएगा। हमने यूट्यूब पे पाबंदी लगाई थी ना, हमने और सिस्टम पे पाबंदी लगाई थी, लोग देख रहे थे, लोग उस पर काम भी कर रहे थे, अपना लोगों के प्रोग्राम भी उस पर चल रहे थे। वो कौन सा सिस्टम था, उसको आप बंद नहीं कर सकते, वो आपके काबू में नहीं है। तो चीजों को काबू में करने का मकसद ये नहीं है कि उनको बंद कर दिया जाए, ये बहुत पुरानी फिलॉसफी है। मसला ये है कि आपका मुआशरा क्या है। मुझे मेरे टीचर ने, मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ थ्रू आउट, और मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि लड़की को इस तरह मत देखना आइंदा कभी, तो मैं जान से मार दूंगा। मेरी माँ ने मुझे तरबियत दी थी, मेरे बड़ी बहनों ने मुझे बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी जी। अब लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो तो बड़ी खौफनाक है। लाहौर के जो वाकयात रिपोर्ट हुए वो 7 वाकयात हैं, 7 वाकयात। अच्छा, मीनार पाकिस्तान ने कौन से नंगे कपड़े पहने हुए थे भाई, जो रात को 2 बजे उस पर आपने अटैक किया? उसने कौन सा टिकटॉक चलाया था कि आप उस पर चढ़ गए रात को 2 बजे गेट तोड़कर? ग्राउंड पर कब्जा क्यों किया आपने? तोड़फोड़ क्यों किया आपने? गेट तोड़ा, सीसीटीवी तोड़ा, ये कहाँ की मंतक है भाई? कौन थे ये? मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के आइकॉन मीनार पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। अब इसमें मसला ये एक और है एहतशामुल हक साहब, और वो ये है कि हम अगर कहते हैं कि अभी आपने सुना नासिर एक चुगताई साहब कहते हैं बंद करना मसले का हल नहीं है, अगरचे औरिया साहब चाहते हैं कि इस तरह के ऐप्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है, हुकूमत चाहती है कि इनको रेगुलेट किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए हुकूमत एक पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी लाना चाहती है जिसमें सोशल मीडिया को भी डालना चाहती है, जो कि पहले से उस तरह से उस पर चेक नहीं है। और हम इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि इससे आज़ादी सहाफ़त मुतासर होगी और इस पर कदगन आएगी। तो हुकूमत की फिर ये कोशिश जिसमें ये सोशल मीडिया पर आने वाला ये तूफान, जिसके नतीजे में फिर तहरीक मिलती है इस तरह की चीज़ों को, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ठीक करने जा रही है या कोई और हल है इसका? देखिए असद, इस पे तो बहुत कुछ कहा भी जा रहा है, बातें बहुत हो रही हैं। मेरे दोनों सीनियर दोस्त हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, एक चीज़ जो समझ आती बड़ा वाज़ेह तौर पे असद, वो ये समझ आती है कि अभी वेस्ट में आप देख लें, वहाँ पे वैल्यूज़ उनकी जो भी हैं, लेकिन आपने देखा कि कभी 2 बंदे झगड़ रहे हों, गालियाँ दे रहे हों, लेकिन हाथ किसी को नहीं लगाएंगे, ख़वातीन हों, कुछ भी उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। देखिए मैं कतई तौर पे इस बात में जाने के लिए तैयार हूँ कि वालिदैन की तरबियत कैसी थी, असातिज़ा ने क्या, हमारे रहबरों ने क्या किया। फिर सवाल यह है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कभी होगा कि नहीं होगा आपके हमारी ज़िंदगी में। आप देख लें, उस्मान मिर्ज़ा का केस हो, मुकद्दम का केस हो, बच्चों के साथ बच्चियों के ज़्यादती का केस हो, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, लोग कहते हैं कि जी भूल जाएंगे। और लॉ हमारा ऐसा है जो 1935 का, वो कहते हैं कि वो मुजरमों को सपोर्ट करता है, जिसके साथ ज़्यादती उसको असल सपोर्ट नहीं करता। देखें इस वक्त आ गया है कि माज़रत के साथ इस बहस से निकल जाएं कि वालिदैन ने क्या किया, क्या कर सकते हैं, हमारे असातिज़ा क्या कर सकते हैं, हमारे तालीमी अदारे क्या कर सकते हैं। एक काम करने की ज़रूरत है। देखें लोगों के दिल में खौफ ख़त्म हो गया है कि भी लॉ भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है। अदरवाइज़ आप देखने इस तरह के वाक़यात जितने तवातर के साथ हो रहे हैं, आप इसको ना मीडिया के ज़रिए रोक सकते हैं, ना रेगुलेशन के ज़रिए रोक सकते हैं, ये होता रहेगा। आबादी का तूफ़ान जिस तरीके से बढ़ रहा है, अभी आप देख लें 2.5% हमारा अब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन का। अभी आप देख लें दुनिया में कहीं भी इतना पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नहीं है। अभी आप देख लें कितनों को पुलिस वाले संभालेंगे। अभी आप देखें आबादी बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत के वसाइल कम हो रहे हैं, इंतज़ामिया कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। टिकटॉक की अभी बात की है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी इस पर लगी थी, उन्होंने पाबंदी खोल दी इसके ऊपर से। मेरा ख्याल है कोई चीज़ असद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात इंश्योर करने की ज़रूरत है, हर आदमी के दिमाग में यह बात डाली जाए कि गलत काम किया जाएगा उसकी सज़ा होगी और फ़ौरन सज़ा होगी। आप देख लें तो फ़ौरन आप देख लें नताइज आना शुरू हो गए। अगर इस बहस में पड़ गए ना आपने कि तरबियत शुरू करें, कौन सा इंस्टीट्यूशन बेहतर करेगा, रेगुलेशन कहाँ से आएंगे, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई हल है। इसका हल एक ही है कि जनाब अक्रॉस द बोर्ड डंडा दिया जाए हाथ में, सख्त सजाएं दी जाएं और इंश्योर किया जाए कि जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। आप देखिए दिनों में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आप क्या समझते हैं सर? हम ये मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े के पर्सपेक्टिव में बात करें, और फिर गुज़श्ता रोज़ एक और बहुत ही नाज़ेबा और गैर अखलाकी वीडियो और बहुत ही अफसोसनाक वीडियो हमारे सामने आई है। किसी भी मुआशरे में इस तरह की चीज़ उस मुआशरे की अखलाकी पस्ती और तबाही की तरफ इशारा करती है।
आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीजों को कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारे वालिदैन असातिज़ा की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप इसको कैसे देखते हैं? एहतशाम उल हक ने बड़ी दो खूबसूरत बातें की हैं, मैं उन्हीं पर ही बात करना चाहूँगा कि अभी तक जो मुतालात किए गए हैं, दुनिया में तहकीक हुई है, जानकारी हुई है कि इस किस्म के जराइम का ताल्लुक किन बातों से है। वो जो बातें बताई जा रही हैं कि तलबा को सही दर्स नहीं दिया जाता, वालिदैन सही तरबियत नहीं करते, ये बातें हर जगह हर मुआशरे में होता भी है, नहीं भी होता है। हम तरबियत करते हैं, वालिदैन भी, कौन से वालिदैन कौन से टीचर्स इनको ये कहते हैं कि जाके इस किस्म की हरकतें करें। इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक दो चीज़ों से है जो एहतशाम ने बात की। एक ये है कि इस मुल्क के अंदर बड़े से लेकर छोटे तक ये जहन में आ गया है कि जो कुछ आप कर लें कानून आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, और अगर आपके ऊपर कानून हाथ डालेगा तो अगर आपकी जेब भारी है तो आप निकल जाएंगे। अदालती निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे के मुकदमा चलते रहते हैं, फैसले नहीं होते। कानून की हुक्मरानी दुनिया में उसने इंसानों को इंसान बनाया है। आप लेक्चर्स दें, मजहब का प्रचार करें, बेशुमार मज़ाहब हैं, सब लोग हैं, सब अखलाकियत का दर्स देते हैं, क्यों ना दें, देते रहें, लेकिन रियासत और कानून बुनियादी हैं। उसके बगैर मुआशरे के अंदर अमन, इस्तेहकाम और लोगों की आज़ादियाँ और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात वो भी दुरुस्त है कि अगर आबादी का फैलाव इस तरीके से जा रहा है तो आप इतना नौजवानों को आप कौन कहाँ पे रोकेंगे? ये सियासी जलसों से शुरू हुआ है कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप जलसा नहीं कर सकते। जमहूरी ममालिक में मैं आपको बताऊं कि जब तक के मकामी इंतजामिया से इजाजतनामा आपके पास नहीं है, आप कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ इसलिए निकालते हैं कि आप पुलिस के जाके लाठियां मारते हैं, पुलिस के जा पे पथराव करते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपके जो लॉयर्स हैं इस्लामाबाद में पब्लिक पार्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, किसी ने उनका छुड़वाया है? कि अगर ताकतवर अपने ये इस किस्म की हरकतें करता है कि प्ले ग्राउंड के ऊपर कब्जा है, फुटपाथों के ऊपर कब्जा है, कब्रिस्तानों के ऊपर कब्जा है, जब तक के कानून की हुक्मरानी नहीं, लोगों को सजा नहीं मिलेगी, इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। ये मुआशरे को और उसका रोना धोना छोड़ दे, उसका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। डॉक्टर साहब एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। आपने जलसों की बात की है, अब से हैं ये पीडीएम तो तवातुर से जलसा करने जा रही है। एक जलसा तो 28-29 तारीख को कराची में होने जा रहा है, उसके बाद फिर जलसों का शेड्यूल है जो 28 तारीख को शायद अनाउंस होगा। तो कोविड के इन हालात में कि जब हमें आए रोज मार्केटें बंद करनी पड़ती हैं, आए रोज हमें स्कूल बंद करने पड़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करनी पड़ती हैं, ऐसे में हम जलसे करने जा रहे हैं, और तो खुदा ना खास्ता ये वायरस कितना फैल सकता है। और फिर ये कि पीडीएम अपनी की स्ट्रैटेजी है सियासी तौर पर, इससे हासिल क्या करना चाहती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम की आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके बारे में कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने जब सबराही इजलास हुआ था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 21 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी बैठेगी और फैसले करेगी कि इन्होंने आइंदा के जलसे हैं उसका शेड्यूल क्या होगा। और आज ये तय पाया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो जलसों का शेड्यूल है वो तय कर लिया है, लेकिन इसकी जरा अप्रूवल ले लें। 28 तारीख को जो कराची में सबराही इजलास होने जा रहा है उसके बाद ये अनाउंस करेंगे, और फिर 29 को कराची का जलसा, और उसके बाद फिर ये जो जलसे जो आज तय किए गए होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये पीडीएम की जो हिकमत अमली है वो क्या है, जो स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात हुई, आज इसको फिर मुस्तरद किया गया, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन यहां से शुरू करते हैं औरिया साहब कि ये पीडीएम की स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखाई देती है? 29 को जलसा, फिर शायद कुछ और जलसे, क्या इससे निकलेगा? और फिर कोविड के इन हालात में सियासी जलसे होने जा रहे हैं, क्या पीडीएम इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी कि अगर खुदा न खास्ता जो मुस्बत केसेस की शरह उसमें इजाफा हो गया? देखिए, मैं इस वक्त अंदाजा जो है, जो मेरी वहाँ पीडीएम से बात हुई है लोगों से, कुछ खुसूसन हमारे जो बलोच दोस्तों से और वहाँ के बलोचिस्तान के दोस्तों से, वो कहते हैं कि पीडीएम तो अभी अपनी जो है अंदर की शिकस्त और रेख को संभालने में लगी हुई है, और ये जो इजलास हो रहे हैं
ये इजलास भी बुनियादी तौर पर इसीलिए हो रहे हैं कि कम से कम हम लोग जो हैं एक दूसरे को नजर आते रहे और हम लोग जो हैं एक दूसरे को देखते नजर रहें और हमारा एक लाया अमल तय हो। वरना आप मुझे ये बताइए, इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इश्यूज की सियासत तो खत्म हो चुकी हुई है। अब तो मतलब यह है कि पीडीएम के लिए सवाई ये है कि 5-6 महीने के बाद एक इलेक्शनरिंग प्रोसेस का जो है वो आगाज हो जाएगा। और आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये जलसों का शेड्यूल जो है अगर ये तय हो गया हुआ है और ये आगे चल पड़ेगा, ये कुछ अरसे के बाद ये फिर पोस्टपोन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप 3-4 महीने के बाद जो है वो किसी इलेक्शन के उस मामले में आ जाएंगे। पीपल पार्टी और एएनपी निकल चुकी हुई है, 2-3 पार्टियां और निकलने के चक्कर में थी, उनको फिर उन्होंने मलाम मलू कर रोका है। सिर्फ कॉम्प्रेस पार्टियां वो रह जाएंगी या कुछ और, या मौलाना फजल रहमान। पीडीएम जो है अब जिसे कहते हैं एक गुफ्तगू का मौजू पर रह गई है, उसके अलावा उसकी हैसियत मैं नहीं समझता कोई सियासी वजूद के तौर पर मौजूद हो। सही है। आपकी क्या राय है इस पे एहतशामुल हक साहब, आप कैसे देख रहे हैं पीडीएम की इन एक्टिविटीज को? देखिए, एक चीज़ तो असद बड़ी वाज़ेह तौर पे तय हो गई है कि पीडीएम आजकल तो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहा है। और उसके अलावा आप देख लें, लोग तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि सियासी मौत उनकी हो चुकी है, 2 बड़ी पार्टियां निकल के गई। उसके बाद से आप देख लें कोई बड़ा मार्का नहीं हुआ, कोई बड़ा जलसा जुलूस, कोई आप देख लें सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक मामला रह गया। और फिर अच्छा, मेरा ख्याल है ये पीडीएम की जो मौजूदा जो भी अब करने की कोशिश है असद, ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बताऊँ, ये पीपल्स पार्टी और एएनपी को बताना कि जी ठीक है, उनके खिलाफ बातें ज़्यादा होती हैं और उनको ये बताना कि जी ठीक है, आप रेलेवेंट नहीं रहे, हम ज़्यादा रेलेवेंट हैं। मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ के उस स्टेटमेंट के बाद, उस इंटरव्यू के बाद असद कि जी मैं तो चाहती हूँ हुकूमत 5 साल मुकर्रर आपस में कॉम्पिटिशन हो गया, उसके बाद से हुकूमत के लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। अच्छा, आप देख लें कोविड को भी आप छोड़ दें, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का मामला आने के बाद तो सियासी तौर पर सारी चीज़ें आपस में पुश चली गई हैं। कोई सिरे से नहीं लग रहा कि कोई सियासी तौर पे हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है पीडीएम। और लोग बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ 2 तरीके से जब सामने आया कि जी मैं चाहता हूँ कि एएनपी को और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए, फ़ौरन रिएक्शन आता है मरियम की तरफ से भी और मरियम से ज़्यादा शायद खलकान अब्बासी की तरफ से आता है। बार बार कहते हैं जी मैं उनसे मांगूंगा जाके जी ये बताएं कि जी ये क्लैरिफिकेशन आप ये बात क्यों कही। तो एक तो अंदर की अपनी जंग उनकी आप देख लें, अपने बयानी की जंग है, फिर आप देख लें एमएनएज़ एमपीएस जो ना तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, उनको तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं जी हमें सूट ही नहीं करता, वारा नहीं खाता जिस तरह की ये लड़ाई है लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये सारा का सारा असद ये अलायंस रह गया। अदरवाइज हुकूमत के ये के लिए कुछ भी नहीं, उनके खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। कहाँ गए जलसे जुलूस, इस्तीफे देने थे और जनाब बिल्कुल सही है सर, ये बात तो तय है कि शायद ये हुकूमत को गुजार के खिलाफ हम लेके आएंगे, तस्लीम कर चुके हैं कि जी ठीक है। इसमें सर ये है ना कि ये तो तय हो गया तकरीबन कि ये हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहते और ना इनके पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है पीडीएम के पास, लेकिन कुछ अहम जो नौयत के इश्यूज हैं उस पर शायद ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि ईवीएम है। रसूल बख्श रईस साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आज वो दबाव नहीं आया, आपने देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रही हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं, वो करते रहे, लेकिन ये है कि अच्छा आप देखिए दो बातें कर रहे हैं बड़ा लेटली। अच्छा सॉरी, अब ये कब तक मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था असद कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि जी चलिए लोग तवक्को कर रहे थे कि जी ये नए सिरे से अपनी पॉलिसी लेके सामने आएंगे और जो असल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बड़ी देर के बाद इन्होंने फोकस किया। वरना तो एक ही जुमला था, एक ही बात थी कि जी हुकूमत को घर भेजना है, घर भेजना। लोग तंग आ गए इसको सब कुछ सुनने के लिए, सुनते अब तो सूरत हाल ये बन गई कि लोग कहते हैं जी चलें अब तो क्या रह गया, जिस तरह भी और ये साहब बात कर रहे थे कितना टाइम रह गया, 1 साल के बाद तो इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि बिल्कुल ठीक है, इसलिए दूसरे इश्यूज पे बात हो रही है। मैं यही पूछना चाह रहा था रसूल बख्श रईस साहब से, यही पूछना चाह रहा हूं सर, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ईवीएम की में कह रहे हैं कि ये धांधली का एक जरिया है और बदनीयती पर मबनी है, इलेक्शन को चोरी करने का एक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम सरासर रद्द करते हैं। आपके ख्याल में पूरा होमवर्क करने के बाद ये रद्द हो रही है पीडीएम की जानिब से, और यही इश्यूज हैं जिस पर अब पीडीएम इस तरह के इश्यूज पर बात करेगी कि नए चेयरमैन ऐप का तकर्रुर होना है, उस पर बात हो जाए, इलेक्शन कमीशन के नए मेंबर्स का तकर्रुर होना है, उस पर बात हो जाए या उस पर दबाव बढ़ा दिया जाए। तो आपके ख्याल में पीडीएम ने अपने तरजीहात और अहदाफ तब्दील कर लिए हैं? देखिए, वो तो एक मनफी सियासत कर रहे हैं
उनमें से अक्सर, सब नहीं तो यह है कि अगर आपने ये लोगों को कहना है और दुनिया को बताना है कि ये धांधली का तरीका है, तो वो बता देंगे वो धांधली का तरीका कैसे है, कि दुनिया में अगर वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और बस सब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से और जो हमारा वोटर है उसके लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। इतना सारे लोगों को अगर आपने अंगूठे लगवाने हैं, अंगूठों के ऊपर स्याही लगानी है, जबकि आप बैंक में जाने के लिए अंगूठा लगाते हैं तो आपकी शिनाख्त हो जाती है और आपका सारा डेटाबेस नादरा के पास मौजूद है, आपने इन मशीनों के साथ लिंक करना है, आप अंगूठा मारेंगे आपका शिनाख्ती कार्ड आएगा, एक से ज़्यादा मरतबा आप दे ही नहीं सकते। वो ये धांधली का तरीका है। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमें भी बताए, मुझे तो नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया। सिर्फ ये कह देना कि धांधली का ज़रिया है, ये तो कोई बात नहीं बनती। ये तो फिर ना खेलना है ना खेलने देंगे वाली बात है। मेरा ख्याल है कि ये एक मौसर तरीका है शफाफ इलेक्शन कराने का। प्रपोजल भी तो नहीं दे रहे ना, को मुतबादल तजावीज़ ही दे दे, अपना पीडीएम वो भी नहीं दे रही। नहीं, वो क्यों नहीं, उनके पास है हो तो। लेकिन दूसरी बात आप कह रहे थे ना कि मैशत के बारे में, बिल्कुल सही, ये महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल वही हैं जो जब वो हुकूमत में थे, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। उनके लिए अगर ये हुकूमत दुरुस्त नहीं करी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे इन्होंने इक़दाम मैशत की बहाली के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए वो लाए हैं। सबसे बड़ा मसला तो बिजली का महंगा होना है। उसकी महंगाई का जिम्मेदार कौन है, वो ज़रा उनसे पूछें। मकसद वो यही था जो कुछ अफ़गानिस्तान में आपने देखा है, जंग करके उस मुल्क को तबाह किया गया है। शाम को, इराक को, लीबिया को, यमन को हमें एक और तरीके से तबाह करने के लिए यहाँ पे लोग लाए गए थे कि आपकी मईशत की जो बुनियाद है एनर्जी, उसको आप इतना एक्सपेंसिव कर दें कि आप दुनिया में मुकाबला ना कर सकें। आपका अपना सरमायादार आपके मुल्क से भाग जाए, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो। उनसे पूछे ना कि जब दुनिया में 5 सेंट का यूनिट था IPPs के साथ, और जो मुआहदे इन्होंने किए, किसने किए, कोई पूछने वाला है? मकसद यही था कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसको ब्लंट करना है, उसको तबाह करना है, कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए उन्होंने कई हरबे इस्तेमाल किए हैं। और ये जो आप पहले मैं बात कर रहा था जलसे जुलूस की, कि इस वक्त दुनिया में किसी मुल्क को कमज़ोर करना है तो एक तो फौजी मुदाखलत करो। उसका तालिबान ने इतना बड़ा अच्छा काम किया है अफ़गानिस्तान के अंदर कि आप जो भी करेगा उसको समझ आ जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप फसाद, अदम इस्तेहकाम पैदा करें, ये सबवर्शन पैदा करें। मेरा ख्याल है कि PDM हो या और हो, इस किस्म के, देखिए जलसे जुलूस से जमहूरियत पैदा नहीं होती। अगर यही तरीका हो जमहूरियत के लिए तो जमहूरी ममालिक में क्या होता है, इस तरह जलसे जुलूस होते हैं, बगैर इजाज़त के होते हैं, जाके आप शाहराहें बंद कर दें। जमहूरियत का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने हकूक़ की हिफाजत करें, दूसरे लोगों के हकूक़ की पासदारी आप कर रहे हैं या नहीं। जब इस्लामाबाद में आके सड़कें बंद करते हैं, चौराहों पे बैठते हैं, उस वक्त हमारी आज़ादियाँ ख़त्म नहीं होती। उस वक्त जमहूरियत कहाँ जाती है, आज़ादी कहाँ जाती है? खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को बचाना है तो इसको इस्तेहकाम बख्शें। सही है, लेकिन सर एक दलील शायद एक सियासी हिकमत अमली शायद ये बनाई जाती है ना, मैं नासिर बेग चौथाई साहब इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कि एक दलील ये होती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही किया था जब वो अपोजिशन में थी, जलसे जुलूस करते रहे मुसलसल, उनको पता था हुकूमत घर नहीं जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जलसे करते रहे अपोजिशन पर दबाव बढ़ाने के लिए, और वो उस तरह से कामयाब भी रहे कि उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहरिक रखा, करप्शन का नैरेटिव बिल्ड किया और उस करप्शन के नैरेटिव पर इलेक्शन जीत गए। तो आपके ख्याल में उस फॉर्मूले पर ही PDM चलना चाहती है कि कम से कम कारकुनों को मुतहरिक रखें, शोर मचाते रहें, एक्टिव रहें, और जब इलेक्शन का टाइम आए तो इसको कैश करा लें? देखिए PDM का तो छोड़ दें अब आप, उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। जब तक इकट्ठे थे तो कामयाबी हासिल कर रहे थे, और जब बिखरे तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, उनके घर के अंदर इख्तलाफात हो गए। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब वो PTI ने धरना दिया तो वो कौमी मुफाद में था, जब PTI ने जलसे जुलूस किए तो वो कौमी मुफाद और नजरिया पाकिस्तान के
ऐन मुताबिक थे। जब दूसरे करते हैं तो वो गद्दारी जाती है, वो अदम इस्तेकाम पैदा करना हो जाता है। और जब यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी के इज्तिमात पर गुंडे बेऔबाश लोग हमले करते हैं तो हम तावीलात करने लगते हैं, हम उनके मुख्तलिफ दिफा में आ जाते हैं उनके। हम पूरा सोशल मीडिया उन बच्चियों के खिलाफ भर देते हैं जो हमारी माएँ बहनें बेटी भी हो सकती हैं। बात क्या है? बात ये बुनियादी तौर पर कि पीटीआई ने एक तब्दीली का वादा किया था, लेकिन पीटीआई उस तब्दीली से हटकर वापस चली गई हुक्मरानों के ढचर पे, जो रूटीन की हुक्मरानी होती है, जो हुक्मरानी इस्तबदाद की होती है, जो हुक्मरानी ज़बरदस्ती की होती है, पाबंदियों की होती है। वो नवाज शरीफ ने भी यही किया, बेनज़ीर ने भी यही किया, भुट्टो साहब ने भी यही किया, ज़िया-उल-हक ने भी यही किया, अयूब खान ने भी यही किया, उससे पहले भी किया गया होगा। हम तो जब बड़े हुए थे ज़िया-उल-हक साहब हमारे सामने आइडियल मर्द मोमिन बना के पेश किए गए थे, हालांकि वो थे नहीं। तो ये सब कुछ हमारे साथ चल रहा है। कल तक पीटीआई बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी, तो पाकिस्तान की हिमायत में थी जब वो धरना दे रही थी। आज जब पीटीआई अगर धरना देगी, इफ जो मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो वो गैर तहरीकी हो जाएगा, दर्जे पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा। ये हमारे अंदर में कंट्राडिक्शन है। हम एक दूसरे की जिन्हें इज्तिमाई जिद्दैन भी और जो होता है वो इत्तफाक कर लेता है, हम वो भी नहीं कर पा रहे। हम अपनी फिलॉसफी लेकर। लेकिन मेरा जो सवाल था चौथाई साहब वो ये था कि क्या अब जो फॉर्मूला पीटीआई का कामयाब हो गया था वो फॉर्मूला पीडीएम का भी कामयाब हो सकता है? देखिए, जब तक पीडीएम मुत्तहिद नहीं होती कोई कामयाबी नहीं है। मुझे लगता है ये और मुंतशिर होगी, क्योंकि बुज़दार हुकूमत से दोस्ती हो गई है पीडीएम की, मौजूदा पीडीएम की। इमरान खान को हटाने से उन्होंने इनकार कर दिया है मरियम साहिबा ने। शहबाज शरीफ से उनके अपने इख्तलाफात हैं। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत नहीं करते हैं, हमजा शरीफ मरियम से बातचीत नहीं करते हैं। तो मुझे लगता नहीं, कराची का जो जलसा है वो दरअसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ब्लैकमेल करने का तरीका है, वरना तो कोई जलसे वलसे मुझे नहीं लगता इसके बाद होंगे। और ये जलसा भी JUI सिंध के कहने पर हो रहा है, ज़बरदस्ती कहने पर हो रहा है कि जलसा करें, वरना ये भी नहीं होता। सही, बिल्कुल सही है। राइट सर, मैं एक छोटा सा बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना था। अफगानिस्तान के मामले पर आकर बात करते हैं कि अफगानिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का, मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट पर डिस्कस होनी चाहिए? कौन से अहम इश्यूज हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पेश नज़र हैं और रहने चाहिए? और इसके साथ साथ ये जो अफगान मुहाजिरिन की बात हो रही है कि हमने 7 लाख मुहाजिरिन के लिए शायद हम इंतजाम कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, क्या एक तो ये कि क्या ऐसा हो रहा है, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान इन मुहाजिरिन को सहार सकता है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नासिर चौथाई साहब, आपके सामने रखता हूं सर, क्या आपके ख्याल में डिस्कस पार्लियामेंट में कौन से पॉइंट, किन चीजों पर नेशनल कंसेंसस जरूरी है अफगानिस्तान के हवाले से? सर, पहला तो सवाल मेरा ये है कि क्या पार्लियामेंट फंक्शनल है? मेरा ख्याल है नहीं। दुनिया में कई पार्लियामेंट्स के इजलास हो चुके हैं। अफगानिस्तान पे सबसे बड़ा इजलास ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुआ है और वहाँ बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और बहुत ठीक ठाक वहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया अमेरिका को और ख़ुद अपनी गवर्नमेंट को भी। मेरा ख्याल ये है कि अब ये मौका हाथ से निकल गया, पार्लियामेंट बहुत ताख़िर हो गई है। वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं दौरे पर, ग़ालिबन कल रवाना होंगे। शायद इम्कानी तौर पर अफगानिस्तान भी जाए, अफगानिस्तान जाएँ, ईरान जाएँ, शायद चीन जाएँ, पड़ोसी मुल्कों का दौरा वो कर रहे हैं और वो यकीन तौर पर उनके पास कोई पैगाम है वो लेके जा रहे हैं। शायद तालिबान की जो मौजूदा कैफियत है, जिस कैफियत में तालिबान मौजूदा हैं, या वो इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन की बात भी कर रहे हैं, वो ख़वातीन के हकूक़ की बात भी कर रहे हैं, वो तालीम का हक़ देने की बात भी कर रहे हैं, वो हक़ इज्तिमा की बात भी कर रहे हैं। तो शायद वो ये सब एक पैकेज होगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इमरान खान साहब ने कहा और बहुत अच्छी तरह में ये कि तमाम तबक़ात की मजमूई हुकूमत कायम होगी, इस पर शायद बात करने जा रहे हैं वो। उसके अलावा ये कि एक बड़ी सरकशी आपको नज़र आएगी पंजशेर में अहमद शाह मसूद के बेटे की तरफ से, ग़ालिबन वो भी ज़ेर गौर आएगी, ज़ेर बहस आएगी। ईरान क्या करना चाहेगा? ईरान का बड़ा असर है तालिबान पे। चीन ने आज ऐलान किया है, अपने चीन और रूस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को इस वक्त, वो चाहते हैं वहाँ स्टेबिलिटी रहे। तो शायद ये सब चीज़ें हैं जो वज़ीर ख़ारजा डिस्कस करेंगे
और पाकिस्तानी हुकूमत अपना रहा बिल्कुल सही है। तो तैयार तो कर चुकी नासिर भाई साहब, होगी, इस पर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी एक ऑलरेडी हिकमत अमली और दफ्तर खारजा ने तैयार की अपनी एक हिकमत अमली ऐसा लगता है कि बना ली है। अब दफ्तर खारजा ऑलरेडी अपनी एक हिकमत अमली बना चुका है और उसके बुनियाद तो उसके मुताबिक जो है वो लेकर चल रहा है सारे मामलात को। तो फिर ऐसे में औरिया साहब, क्या ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लाकर उनसे मुशावरत जरूरी है या उनको सिर्फ बताना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर क्या चीजें डिस्कस होनी चाहिए कि हमने ये स्ट्रैटेजी बना ली है, या आप बताइए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, और क्या अगर हम इस पर जाते हैं तो देर तो नहीं हो गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अहमद शाह मसूद का बेटा जो था उसने अभी कोई आधा घंटा पहले अमारत इस्लामी के है उसका हमायत का ऐलान कर दिया है और वहां मुआहदा तय पा गया। एक बात तो ये है। और ये जो हम बहुत अरसे से सोच रहे थे ना कि वहां बहुत ज़्यादा खुरेजी होगी, वो ख़त्म, अब वो मामले गुजर चुके। दुनिया में इतना बेहतरीन पीसफुल जो है ना सरेंडर कहीं भी नहीं हुआ। बगदाद में आपने अमेरिका को घुसते देखा, आपने हलब में देखा, आपने इदलिब में देखा, आपने फलूजा में देखा, आपने काबल में अमेरिका को देखा। इस तरह पुरअमन तरीके से कोई शायद ताकत नहीं किसी मुल्क शहर के अंदर आई होगी जिस तरह काबल के अंदर ये हुआ। 834 साल के बाद सलाउद्दीन अयूबी के बाद सबसे बड़ा पार्डन हुआ है इंसानी तारीख का। इतना बड़ा जो है आम माफी का ऐलान, और ऐसे कातलों को कि जिन्होंने 8000 तालिबान को कंटेनर्स में रख के जनरल मालिक और दोस्तों ने किया था। एक तो ये है। पहली बात यह है, आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ? इमरान खान को कहे कि तुम नून लीग के साथ और पीटीआई के साथ और उसके साथ पीपल पार्टी के साथ इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ तो वो बनाएगा। जो बाइडेन को कहो कि तुम ट्रंप के साथ गवर्नमेंट बनाओ तो वो बनाएगा। नरेंद्र मोदी को कहो कि तुम बनाओ उसके साथ राहुल गांधी के साथ गवर्नमेंट, वो बनाएगा। आपको को कहे कि जब मुशर्रफ आ जाए तो आपकी हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते मार्शल लग गया, तो आपको कैसा लगेगा ये बात? यहां बैठ के हर बंदा बात कर रहा है, उनको ये करना चाहिए, उनको ये, वो यू आप हैं क्या? आपका उनको बेसिक पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो बंदा जो वहां गवर्न कर रहा है और नॉर्म्स एंड मोरल्स के हिसाब से गवर्न करता है, ही हैज द राइट कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आप दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। आपसे ज्यादा तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, रूस और चीन, वो लोग ज्यादा। आप लोग समझते क्या है अपने आप को? भाई आप क्या समझते? आपके तस्लीम ना करने से अफगानिस्तान खत्म हो जाएगा? 70% इन्वेस्टमेंट चाइना की इस वक्त वहां पर है। अमेरिका में क्वेश्चन उठता है कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज अपना पर्सनल। वहां पर सबसे ज्यादा रूस का वहां इंटरेस्ट है। आपको पता है इट्स कॉल्ड सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। दुनिया जहान की मादनियात हैं वो लोग खरीदने को तैयार वहां पर खड़े हुए हैं। आप अपने आप को सिर्फ अमेरिका की दुमछल्ला बना के आप इस तरह गुफ्तगू करना चाहते हैं? आप कौन हैं उनको इतने टर्म्स क्रिएट कराने वाले? और वो कौन है पार्लियामेंट में उसकी साथ? चलो बरतानिया ने तो हम मार खाई है, बरतानिया ने हेलमेट सफाई की होता है, बरतानिया ने तो पैसे लगाए हुए हैं, उनका पैसा डूबा है। फॉर्मूला बनाकर इंडिया में तो जी सही है। तो क्यों भाई आप कौन होते हैं? बिल्कुल। तो आपने पीसफुल सरेंडर की बात की और ये साहब के पीसफुल सरेंडर हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और आप कह रहे हैं कि खून रेजी के बगैर हुआ है, तो डॉक्टर रसूल बख्श शहीद साहब, अगर ये पीसफुल सरेंडर है, खून रेजी के बगैर हुआ है, तो ऐसे में जाहिर है आप क्या समझते हैं कि फिर अगर खून रेजी ही नहीं हुई है तो क्या पाकिस्तान की तरफ हिजरत करता हुआ मुहाजिरीन को देखते हैं आप? और दूसरा यह है कि ये तो स्टैब्लिश हो गया कि पीसफुल सरेंडर है, फिर लोग अफगानिस्तान से भाग क्यों जाना चाहते हैं? हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पे क्यों जमा रहते हैं? देखिए, यहाँ पाकिस्तान में अगर आज अमेरिका या बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, मगरबी ममालिक में से कोई ऐलान करे कि 20,000 पाकिस्तानियों को हम वीज़ा दे रहे हैं, आपका आधा लाहौर और आधा रावलपिंडी और आधा मुल्तान ये एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुंच जाएगा। ये शरारत वहाँ से हुई है। अगर लोगों को अगर आपने ले भी जाना था, जो जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, जो आपके हरकारे थे, जो आपके आला कार थे, तो उसका एक और तरीका हो सकता। तो उससे पहले उनको, कुछ लोगों को उन्होंने पहले से थमाए हुए हैं पासपोर्ट्स, तो वो किसी भी मुल्क में सफ़र करके वहाँ अमेरिका और बरतानिया चले जाते हैं। तो इसी तरह ये, और फिर जो मगरबी मीडिया है वो ये शरारत कर रहा है कि देखें ये जो लोग अभी आ रहे हैं और मरने के लिए तैयार हैं और लटक रहे हैं, वो इसलिए कि उनको तालिबान का खौफ है। तालिबान का खौफ नहीं है, उनको लालच है,
कि हमें एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी कहीं पे बाहर मिलेगी। बाहर जाके मालूम होता है कि बाहर की कैसी ज़िंदगी है। अफ़गानिस्तान एक नेमत है अफ़गानों के लिए, जिस तरह पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। तो ये जो उनकी तरफ से हुआ है इस वजह से। हाँ, एक और बात, असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि अगर आप 20 साल तक एक ऐसा मुआशरा, ऐसी मईशत, ऐसा मुआशरा, ऐसी रियासत बनाते हैं जो आपके पैसे पे इन्हसार करती है कि आप पैसा आपने रखा हुआ है अमेरिका में, बरतानिया में, कहीं और, उनको आप किस्तों पे देते हैं, और जब वो हर चीज़ ख़त्म कर लेंगे तो जाहिर है कि आपकी मईशत नीचे गिर पड़ेगी। जो फॉर्मल इकानमी है वो तो तबाह हो जाएगी। अमेरिकन ने तो सैंक्शंस भी लगा दिए हैं, अभी तो हुकूमत भी नहीं बनी। तो जो इनफॉर्मल इकानमी है वो तो चलती रहेगी। वो माशाल्लाह वो ठीक ठाक है, 60-70% है उनकी इकानमी की, लेकिन वो इस हद तक लोगों को सहारा दे सकती है। 20 साल के बाद भी 70% अफगान जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। तो वो पाकिस्तान तालिबान के खौफ से नहीं, वो दो वजह से आएंगे। एक ये कि सेहत, तालीम, रोज़गार, और एक खौफ भी है कि वहाँ पे कोई बदअमनी ना पैदा हो जाए, और साथ साथ ये कि पाकिस्तान में आकर वो फिर महाजरीन बन के बाहर के मुल्कों के लिए पनाह के लिए अप्लाई करेंगे। मेरा ख्याल, मैं तो इस बारे में बिल्कुल पहले भी कह चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, कहता भी हूँ, बरमला कहता हूँ कि अफ़गान महाजरीन के लिए पाकिस्तान को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। राइट। अब एहतशाम उल हक साहब, ये जो ओरिया साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी हम कौन होते हैं कि अफगानिस्तान को एक फार्मूला बना कर दें कि उज़्बेकों को भी मिलाओ और ताजिकों को भी मिलाओ, हज़ारा को भी मिलाओ, उनको अपने एक नेशनल प्रोसेस के तहत हुकूमत बनाएं, और किसकी जरूरत है कि वो उनको तस्लीम ना करें। तालिबान को सब लोग तस्लीम करेंगे, और हम इसीलिए ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी चूंकि हम चाहते हैं कि उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन हो जाए, इसलिए सबको एक वसीउल बुनियाद एक बड़ी हुकूमत बनानी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, असद औरिया साहब से बड़ी माज़रत के साथ मैं कतई तौर पे उनसे इत्तफाक नहीं करता हूँ इस बात पे कि हम कौन होते हैं। औरिया साहब, मुझे आप बताएं कि हम पाकिस्तान सिर्फ ये बात कर रहा है, ईरान ये बात कर रहा है, वसील बुनियाद की बात जो हो रही है, रशिया ये बात कर रहा है, चाइना ये बात कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स बात कर रही हैं, और फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं हमारे स्टेक्स नहीं हैं? कितना लोग हमारा मारे गए। आज वहाँ पे सूरत हाल ख़राब होती तो क्या होगा? दो चीज़ें कही जा रही हैं सब लोगों की तरफ से, इनको तालिबान को, कि दहशत गर्दी जो दाइश बैठे हुए हैं, अलकायदा बैठे हैं, और टीटीपी वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा होना चाहिए कि पख्तिया में और कुन्नड़ में, नूरस्तान में ये जालिम लोग बैठे हुए हैं। हम हमारे कोई इसमें नहीं कि हम उनको कहें कि जी हम कौन होते हैं कहने वाले। देखें, इतनी आसानी के साथ ये मत कहें आप, ठीक है, उनका हक है। आज आप देखने सारे के सारे तालिबान क्यों सुन रहे हैं? ये वही तालिबान है जो किसी को मुँह नहीं लगाते थे, आज सबसे पहले हमारी बात तो सुन रहे हैं, इस तरह बाकी लोगों की बात सुन रहे हैं। उनकी लिजिटिमेसी का इशू बहुत पैदा हो गया सब जगहों पर। ईस्ट चाइना का क्या मसला है मुझे बताएं? ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो क्या सिंकियाम में करती रही है? सेंट्रल एशिया जो है ना, जहाँ पे रूस की आप देख लें मिलिट्री बेसिस हैं, वो कहते हैं वहाँ पे अपीवल हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ईरान भी यही रोना रो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम कौन होते कहने वाले? हमारे बहुत बड़े स्टेक्स हैं, और इन तालिबान को माजरत के साथ अगर जो सपोर्ट मिली है राइट से, लेफ्ट से, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम लोगों ने दी है, लिहाजा हम उनको नहीं आज कह सकते। हमें नहीं नजर आ रहा कि अब खुदा ना खास्ता जो हिंदुस्तान और अमेरिका ने तय कर लिया है कि इस खित्तब में आग लगनी चाहिए, वही जो 3 महीने पहले तक अमेरिका चाह रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, आज वो नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि अमेरिका भी, चाइना भी भूखे, रशिया भी भुगते, ईरान भी, पाकिस्तान भी भुगते। आप कह रहे हैं जी हम कौन होते हैं कहने वाले? मेरा ख्याल है ये कतई तौर पे जिसको कहना चाहिए ये बात कहने वाली नहीं है। असल बात यह है कि हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने तो खास तौर पे चाइना, ईरान ने और यह साहब सपोर्ट उनको दिया, किसी को नहीं दी। और हमारी अच्छी बात है, और यह साहब हमारी बात सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमारी बात सुन रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये इसी पराये में। और दूसरा ये मत भूलें, और यह साहब का जवाब ले लेना, ये आप देख लें 52 साल के बाद शाबका इस्लामी इताद के लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, और ये शुमाली इताद की बात वो भी सुन रहे हैं। ये जो इतना बड़ा नक्शा खींचा गया है ना तालिबान के बारे में कि वहां नूरस्तान में वो बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये 20 साल जो थे इसको बिठाए तालिबान ने तो नहीं बिठाए, ये तो एनडीएस ने बिठाए और अहमद करजई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने बिठाए।
और उनके साथ आपके ताल्लुकात थे, आप शीर शक्कर थे, आप उनको रिसीवें करते थे, आपको उन्होंने आपके ये जो 67 जो इंडियन अड्डे बैठे थे, जो शाह महमूद कुरैशी की डोजियर में इंडियन अड्डे थे, जो अमेरिका ने बैठाए हुए थे और उनके बैठाए हुए थे, आप उनको चूम चूम के रखते थे। तालिबान तो अभी तक आए ही नहीं कि आप उनके बारे में सवाल करें। ये सूरत हाल। पहली बात एक बात बताऊं, ईरान ने अगर उनके साथ बात किया है कि उनको वसील बुनियाद हुकूमत हो, अब्दुल अली मज़ारी को बुलाया, हिज़्ब को बिठाया, साथ बिठा के कहा ये हमारे लोग हैं, ये आपके खिलाफ नहीं होंगे, ठीक। तालिबान ने जैश उल अदल के बंदे को मार के कहा ये तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारे साथ हैं। ताजिकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया, अशरफ गनी का जहाज उतरने से रोका, खबरदार तुमने साबित किया कि हम तुम्हारी वसील बुनियाद हुकूमत में हम तुम्हारे साथ कैसा होते हैं। उज़्बेकिस्तान ने भी यही किया। चाइना ने कहा हमारे पास सूरत हाल जो है उसके साथ हम तुम्हें किस तरह कोऑपरेट करते हैं, खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम कहते हैं हम तो वेस्ट को देखेंगे, वो शिकस्त खुर्दा वेस्ट को देखेंगे भाई, उस अमेरिका को देखेंगे। फवाद चौधरी ने क्या कहा है कि हम दोस्तों को देखेंगे। चलिए और साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इसमें मजीद बात होनी चाहिए और मजीद बात हो सकती है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साहब, एहतशामुल हक साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।